हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे और समझ रहे थे कि झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, और इसी डिस्कशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा ही रहा है। आपको पिछले वीडियो में मैंने पारसनाथ के बारे में भी बताया था, और पारसनाथ पहाड़ी जो है वो जैनी लोगों का या जैन धर्म के पालन करने वाले लोगों का एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है, और पारसनाथ पहाड़ी को एक मंदिर का दर्जा मिला हुआ है, ये आपको बताया जा चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पारसनाथ पहाड़ी के अलावा कई जैन मंदिर और मूर्तियां जो थे वो पक्कीरा, देवली, घोलमारा और पलामू क्षेत्र से भी मिले हैं, और कई सारी जैन मूर्तियों का जो निर्माण है ना वो बलरामपुर, कर्रा और इस टाइप के आसपास के इलाकों में भी हुआ है। और कुछ इतिहासकारों ने सिंहभूम क्षेत्र में रह रहे अपने निवासियों के लिए, जो कि संभवतः जैन धर्मावलंबी हो चुके थे, उनके लिए सारक शब्द का प्रयोग किया है। और ऐसा माना जाता है कि सारक शब्द जो है वो श्रावक शब्द से लिया गया है, और श्रावक शब्द जो है वो मुख्य रूप से जैन धर्म के अवलंबियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। और जैन धर्म जो था उसमें 24 तीर्थंकर थे, ये तो पता है, और 24 में से अधिकतर जो तीर्थंकर थे, लगभग 20 के लगभग, वो पारसनाथ पहाड़ी पर ही मोक्ष प्राप्त किए थे, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। और झारखंड मगध साम्राज्य जो है वो क्या था कि गौतम बुद्ध के दौरान उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता था, जिसको कि कीकट कहा जाता है। और कीकट जो शब्द है उससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र का इतिहास कितना पुराना है। और कीकट शब्द का जो उपयोग है वो 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जीवन काल से 500-600 साल पहले कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि कीकट जो था वो सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था। और झारखंड के भी कुछ हिस्से जो थे वो कीकट में सम्मिलित थे। तो कहने का ये मतलब है कि जो प्राचीन मगध साम्राज्य था, जो प्राचीन मगध साम्राज्य था, वहाँ पर क्या है कि उसका जो राजनीतिक विस्तार था उसमें झारखंड के भी कुछ हिस्से सम्मिलित थे, और झारखंड के हिस्सों को कीकट प्रदेश कहा जाता था उस समय। हालांकि महाभारत काल में झारखंड को, या महाभारत के युद्ध में झारखंड को के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसको कि कर्क खंड कहा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है कि कर्क खंड जो है और कीकट कीकट का ही विकृत रूप हो गया होगा कर्क खंड। और एक बात गौर करने लायक है यहाँ पर कि जो प्राचीन मगध साम्राज्य था उसका जो विस्तार था वो उत्तर में गंगा नदी से लेकर के
पश्चिम में सोन नदी तक था और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों तक था। तो इसमें झारखंड के पहाड़ी पठार जो थे वो भी आते थे और जंगली इलाका भी शामिल थे, जो कि मगध महाजनपद का हिस्सा था। ये इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा माना जाता है, जो प्रमुख इतिहासकार हैं प्राचीन समय के, जो प्रमुख इतिहासकार हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि मगध साम्राज्य जो है, उसकी जो सेना थी, उसकी जो आर्मी थी, उसका लोहा का जो रिक्वायरमेंट था वो झारखंड के ही इलाके से पूरा होता था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो मगध सम्राट थे, जो प्रथम मगध सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी अपने साम्राज्य का जो लोहा की जरूरत थी वो झारखंड के लौह खदानों से ही पूरा करते थे। ऐसा एक प्रमुख इतिहासकार का मानना है, जो कि प्राचीन काल के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और उनका नाम आप लोग सुने भी होंगे, उनको राम शरण शर्मा कहा जाता था। और देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि देखिए, बिना लोहे के कोई भी सेना जो है वो अच्छी तरह से मजबूत नहीं हो सकती है। तो बिना लोहे का तो काम चलेगा नहीं। और क्या है कि मगध के लिए निकटतम, सबसे पास में अगर कहीं लोहा उपलब्ध था तो वो झारखंड का ही क्षेत्र था। और ऐसा भी माना जाता है कि लोहे के उपकरणों और औजारों के उपयोग ने मगध को अन्य महाजनपदों की तुलना में शक्तिशाली बनाया और मगध को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वो बाकी जनपदों पर विजय प्राप्त करके भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुदृढ़ महाजनपद बन गया। और एक बात और है कि एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम राम शास्त्री है। उनके हिसाब से झारखंड को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा थे वो अशोक थे, सम्राट अशोक। और अशोक का जो क्षेत्र था वो क्या था कि अशोक का जो ध्यान था वो यहाँ के रहने वाले जनजातियों पर था और इसको आठवीं जनजाति कहा जाता था। और एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्राचीन काल के, जिनको कि भंडारकर कहा जाता है, आर.डी. भंडारकर। तो आठविक क्षेत्र जो था वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के बीच में फैला हुआ था। तो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ मतलब आज का जो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ का जो बघेलखंड है, बघेलखंड जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है, उसको बघेलखंड बोला जाता है। और बघेलखंड में क्या है कि बहुत सारी जनजातियां रहती हैं अब आज के डेट में भी। तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के बीच का जो इलाका है, जिसमें कि झारखंड भी अपने आप आ जाता है, तो झारखंड के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अशोक जिनको भेजा था वो धर्म का प्रचार करने के लिए। आपको बता दें, सम्राट अशोक ने अपना धर्म शुरू किया था
जिसको कि धम्म कहा जाता था। तो धम्म के प्रचार के लिए वो 8वीं जनजातियों के बीच रक्षित को भेजा था। और कौटिल्य जो थे, जिनको कि अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ का रचयिता माना जाता है, वो झारखंड के क्षेत्र के लिए एक टर्म का प्रयोग किया है जिसको कि कुर्क देश कहा जाता है। कुर्क देश का अर्थ होता है झारखंड, मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार। और अर्थशास्त्र के हिसाब से आपको बता देते हैं अब थोड़ा सा। तो अर्थशास्त्र जो है वो बोलता है कि वनवासियों को नियंत्रित रखने के लिए और मगध क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। और उस अधिकारी का जो पद नाम था उसको आट्विक कहा जाता है। तो आट्विक जो था वो एक, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत समझिए कि एक पद था जो कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के बीच के जनजातियों को, आट्विक क्षेत्र के जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए सृजित किया गया था। और उस पद पर बैठे व्यक्ति का मुख्य काम था जनजातियों को नियंत्रण में रखना, ताकि वे मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा न बने। क्योंकि देखिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक क्या किए थे कि अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे। और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ने से क्या हुआ कि क्योंकि मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था वो बहुत अधिक था, तो मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पे हिंसा का भय रहता था हमेशा। तो इसको नियंत्रित करना जो है वो जरूरी हो गया था। और अर्थशास्त्र के अनुसार जो मगध था और मौर्य साम्राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा था, हालांकि मगध साम्राज्य का ही विस्तार हो गया था मौर्य साम्राज्य के दौरान, मतलब पूरे भारतवर्ष में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मगध, मतलब आज का जो गया और पटना का जो और उसके आसपास का जो इलाका है जिसको कि मगध कहा जाता है, तो मगध और दक्षिण भारत के बीच जो व्यापार होता था, जो व्यापारिक जो मार्ग थे, जो जिसको कि अंग्रेजी में ट्रेड रूट्स कहा जाता है, तो ट्रेड रूट्स का जो आवागमन था वो मुख्य रूप से झारखंड से ही होकर के गुजरता था, ऐसा कौटिल्य का मत है। और अर्थशास्त्र में एक नदी की भी चर्चा है जिसका कि नाम इंद्रावका नदी है। और इंद्रवाका जो नदी है, इंद्रवाहका नदी, जिसको कि आज के जो विद्वान हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि वो ईब और शंख नदी का जो घाटी है, जो आज के झारखंड के ईब नदी है और शंख नदी का जो घाटी है उसको बोला जाता है। वहाँ पर क्या है कि इंद्रवाहका नदी से हीरा प्राप्त करने का भी उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है ये दर्शाने में कि झारखंड प्राकृतिक और खनिज संपदा से, मतलब प्राचीन काल से ही रिच रहा है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग गुजरते थे। और बंगाल के तट पर जो
मुख्य मौर्य बंदरगाह थे, उनसे अल्टीमेटली क्या होता था कि पूरे भारतवर्ष का जो व्यापारिक मार्ग है वहाँ पर किसी न किसी तरह से जाकर के मिल जाता था उससे। और एक बंगाल के तट पर एक मुख्य बंदरगाह था जिसको कि ताम्रलिप्ति कहते हैं। ताम्रलिप्ति का जो जुड़ाव था वो पाटलिपुत्र से भी था, वाराणसी से भी था और अन्य मुख्य मौर्य बंदरगाहों से भी था। और ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाले इस मार्ग पर जो प्रमुख स्थल थे वो मतलब झारखंड में जैसे रघुनाथपुर था, तेलकुप्पी था, झरिया था। और अर्थशास्त्र में इस बात की विस्तृत चर्चा है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान झारखंड का ही क्षेत्र जो है वो मगध को यानी कि पूर्वी भारत को यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी के क्षेत्र को दक्षिण भारत से जोड़ता था। और ये उल्लेखनीय बात है। मित्रों, अगर वीडियो में किसी चीज़ को लेकर के या कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं। और यानी तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।